नमस्कार, यूपी सिंधी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धांत शुक्ला और फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो करंट अफेयर से संबंधित हैं उन पर डिस्कशन किया जा रहा है। और मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि पार्ट 3 के अंतर्गत जो 200 से लेकर के 300 के बीच में जो एमसीक्यू हैं उन पर मैं डिस्कशन करूँगा। और फर्स्ट लेक्चर में मैंने कुल 25 एमसीक्यू पर जो डिस्कशन है वो मैंने पूरा किया है। अब आगे के प्रश्नों को देखेंगे और जो पहला प्रश्न है वो है, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च टू ब्रिंग बैक इंडियन नेशनल्स फ्रॉम यूक्रेन? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन ब्रह्मपुत्र, ऑपरेशन यमुना और डी विकल्प है ऑपरेशन यूक्रेन। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो ए है, ऑपरेशन गंगा। रूस और यूक्रेन के बीच में छिड़े युद्ध से जो वहाँ पर भयानक स्थितियाँ पैदा हुई उसको देखते हुए भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए 26 फरवरी 2022 को ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। वैसे ही आप कुछ और ऑपरेशन का नाम याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, जैसे वंदे भारत और ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, ये समुद्र सेतु ये कोविड-19 के दौर में जब वैश्विक स्तर पर यात्राओं पर प्रतिबंध लग चुका था तब अन्य देशों में फंसे हुए जो भारतीय नागरिक थे उन्हें भारत वापस लाने के लिए ऐसे ऑपरेशन की गई थी, शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रेडियो गैलेक्सी एवर डिस्कवर्ड बाय एस्ट्रोनॉमर्स रिसेंटली? अमाइलॉयड है, बी ओरानोस है, सी अल्सियोनियस है, डी है पिनव्हील गैलेक्सी। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा सी होगा और इसे हम एल्सियोनस भी कह सकते हैं। ठीक है, एल्सियोनस। ठीक है, अब आपके सामने जो प्रश्न आ सकता है यहीं से बनेगा, लेकिन कुछ दूसरे फॉर्मेट उसका हो सकता है। फॉर्मेट ये हो सकता है कि हाल ही में खगोलविदों द्वारा एल्सियोनस की खोज की गई वह है, और नीचे 4 विकल्प देगा, ए और बी सी डी में 4 विकल्प देगा, जहां लिख देगा यह एक क्षुद्र ग्रह है, यह उल्का पिंड है। ठीक है, उल्का पिंड का ऑप्शन दे देगा, फिर उपग्रह का ऑप्शन दे देगा, फिर हो सकता है गैलेक्सी का, फिर नीचे या गैलेक्सी का होगा, ऊपर नीचे क्रम हो सकता है। तो फिर आप ध्यान रखिएगा वहाँ पर आप जो विकल्प चुनेंगे वो डी को चुनेंगे, गैलेक्सी। क्योंकि गैलेक्सी क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? एल्सियोनस रखा गया है, तो यहाँ पर गैलेक्सी है। तो दिए गए विकल्पों में ये चीज़ें ध्यान रखना। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है और इसका पूरा नाम भी पूछ सकता है, जैसे इसका पूरा नाम जो है वो है जी आर जी एल्सियोनस। ठीक है, जी आर जी एल्सियोनस, जिसको मैं इंग्लिश में इसका पूरा नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जायंट रेडियो गैलेक्सी एल्सियोनस। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? ए नेशनल वाइड कैंपेन ऑपरेशन आहट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन टू कर्व ह्यूमन ट्रैफिकिंग? ए सशस्त्र सीमा बल, बी भारत तिब्बत सीमा पुलिस, एक मिनट, ठीक है, हाँ, रेलवे सुरक्षा बल, डी है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा सी होगा, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जो ट्रेनें लंबी दूरी तय करती हैं उसमें जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले हैं ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो उसमें खासकर जो महिलाओं और बच्चों की तस्करी पर ये तस्करी ज़्यादा उसमें देखने को मिलती है। तो इन्हीं पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट को शुरू किया गया है। एनसीआरबी के आंकड़ों को देखें तो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि औसतन हर वर्ष लगभग 2000 से ऊपर मामले ह्यूमन ट्रैफिकिंग के क्या होते हैं, दर्ज होते हैं। तो इसकी ये चीज़ों को देखते हुए आरपीएफ द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट सद्भावना टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन? तो यहाँ गुजरात, असम, मेघालय और मिजोरम 4 ऑप्शन हैं जो इसमें से दिया गया जो सही ऑप्शन है, विकल्प है वो बी है, असम है। असम राज्य सरकार द्वारा राज्य शासन में सुधार करने हेतु जो लंबित फाइलें हैं, जो बहुत ही ज़्यादा धीमी प्रक्रिया से उनका निपटारा हो रहा है, वे फाइलें पड़ी हुई हैं, उनमें तीव्रता लाने के लिए ही प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है।
दूसरा है असम राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रोजेक्ट जैसे रीहब प्रोजेक्ट की भी शुरुआत की गई है। यह मानव बस्तियों में हाथियों के प्रवेश को रोकने के लिए उनके मार्ग में मधुमक्खियों की बाड़ लगाना। ध्यान रखिएगा, होता क्या है कि ऐसे कई राज्यों में आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे कि जो एलिफेंट हैं, जो हाथी हैं, वे क्या कर रहे हैं, जो मानव आवास है, जो मानव जहाँ रह रहे हैं उन क्षेत्रों में वे हस्तक्षेप बड़ी संख्या में कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि साथ ही साथ हाथी क्या कर रहे हैं, जो किसान महीनों भर की उनकी जो खेती जो महीनों भर वो मेहनत करते हैं, सालों भर वो मेहनत करते हैं, तो वे क्या करते हैं कि अनाजों को उत्पादित करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हाथी क्या कर रहे हैं कि किसानों की खेती को बर्बाद कर रहे हैं। इन सब चक्कर में होता क्या है कि किसान या मानव जिन क्षेत्रों में चाहते हैं कि वे हाथी का प्रवेश वहाँ ना हो, वे क्या करते हैं कि चारों तरफ इलेक्ट्रिक वायर बिछा देते हैं, लगा देते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज का तो करंट नहीं होता, बहुत ही हल्का सा करंट इन तारों में दौड़ता रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इससे हाथियों की भी डेथ हो जाती है। तो होता क्या है कि हाथियों की डेथ भी हो रही है, इनकी भी संख्या घट रही है, और इस दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि किसानों को, मानव को, अन्य लोगों को इनके हाथियों के प्रवेश से उनके क्षेत्रों में उनको भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए असम राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रोजेक्ट में रीहब प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है कि कर्नाटक भी इस प्रोजेक्ट का क्या कर चुका है, वो शुरुआत कर ही चुका है। असम भी कर दिया है, ऐसे ही अन्य राज्यों से अपेक्षा की जा रही है कि वो भी ऐसे ही करें कुछ। और ये जो रीहब प्रोजेक्ट है, ध्यान रखिएगा, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का इनिशिएटिव है, प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए आप लिख लीजिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन का ये एक इनिशिएटिव है। तो ये प्रश्न असम, अब आप ये सोचेंगे कि असम राज्य सरकार द्वारा उठाया गया ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है, तो यूपी में कैसे पूछ सकता है ना। यूपी में नहीं, और भी कहीं भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। वजह ये सिर्फ असम से ही संबंधित समस्याएं नहीं हैं, या अन्य राज्यों से भी संबंधित समस्याएं हैं। जब एक समस्या किसी राज्य से ही न संबंधित होकर के वो समस्या और भी अन्य राज्यों से जुड़ी हुई होती हैं, तो हर किसी एग्ज़ाम के लिए क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा जो सेटर पेपर होते हैं, जो पेपर सेट करते हैं, बनाते हैं, वे इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स के चीज़ों को उठाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो सही विकल्प इसमें असम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना का केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है, यह किस नदी पर स्थित है। रिसेंटली द लखवार डैम प्रोजेक्ट बीइंग बिल्ट इन ए देहरादून। उत्तराखंड हैज़ गॉट द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन विच रिवर इज़ इट लोकेटेड। गंगा नदी, गोमती नदी, यमुना नदी, सतलज नदी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो यमुना नदी होगा। ठीक है, यमुना नदी में बन रही यह 300 मेगावाट की बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है 204 मीटर है। ध्यान रखिएगा, इसकी जो शुरुआत है 1976 में हो गई थी इस परियोजना की, लेकिन 1992 किन्हीं कारणों से इसके रोकना पड़ा। लेकिन अब क्या है, इसको मंजूरी मिल चुकी है, और इसमें 6 राज्यों के मुख्यमंत्री को समझौते का यह परिणाम है। मतलब आप ध्यान दें तो जो यूके है, मतलब उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, राजस्थान, इन 6 राज्य और इसमें 5 राज्य कह सकते हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो है, इन क्षेत्रों का क्या होगा, इस परियोजना से लाभ मिलने वाला है, किसानों को लाभ मिलने वाला है। पानी जल आपूर्ति जो है वो सब क्या होगी, बराबर मात्रा में हो पाएगी। तो इस इम्पोर्टेंस को समझिए, और यहाँ पर जो सही विकल्प होगा यमुना नदी होगा। ठीक है, प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है किन राज्यों को लाभ होने वाला है, किन 6 मुख्यमंत्रियों के समझौते का यह परिणाम है, ऐसा कुछ पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया। हु वाज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 फॉर उर्दू लैंग्वेज। चंद्रभान ख्याल, हुसैन उल हक, श्री रहमान अब्बास, अरुंधति सुब्रमण्यम। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो ए होगा, चंद्रभान ख्याल। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए चंद्रभान ख्याल को उनके कविता संग्रह
ताज़ा हवा की ताबिशें के लिए प्रदान किया गया है। अन्य साहित्य अकादमी पुरस्कार देखें तो हिंदी भाषा, ठीक है, हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए दिया गया है। वहीं देखें अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए दिया गया है। वहीं देखिए मैथिली भाषा के लिए जगदीश प्रसाद मंडल को उनके उपन्यास पंगु के लिए क्या किया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। राइट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? रिसेंटली इन विच स्टेट ए रोड नरेंद्र मोदी मार्ग हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा सी होगा, सिक्किम है। सोमगो झील और नाथुला सीमा दर्रे को गंगटोक से जोड़ने वाली जो दूसरी सड़क का नाम बदलकर ही नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है और इसका उद्घाटन सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद द्वारा किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर पेंशनर्स? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो है ओडिशा है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है, मध्य प्रदेश। 4 विकल्प आपके सामने हैं और दिए गए विकल्पों में जो सही विकल्प है ओडिशा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य सरकार के पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की है। यह पेंशन भोगियों के लिए पहचान के सत्यापन और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए एक ऑनलाइन सेवा होगी। मतलब इसमें क्या होगा कि किसी को सार्वजनिक स्थानों पर जा कर के ऐसे कामों को नहीं करना पड़ेगा जिससे सार्वजनिक स्थान के बहुत सारे जो अनावश्यक कामों में उनका समय बर्बाद होता है वो बचेगा। साथ ही साथ जो पेंशन भोगी हैं उनका भी समय और यात्रा में जो खर्च होता है, फालतू के अनावश्यक खर्च होते हैं, उनमें भी क्या लगेगी, लगाम लगेगी एक तरह से। तो बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है ए है उड़ीसा। किस राज्य सरकार द्वारा भगवद गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? भगवद गीता एंड रामायण रिसर्च सेंटर इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा पंजाब होगा। राइट। तो यहाँ पर पंजाब ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। और विच ऐप वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू कंडक्ट द फर्स्ट कल्चरल सर्वे ऑफ विलेज इन इंडिया? मेरा गांव मेरी संस्कृति, मेरा गांव मेरी धरोहर, सी सांस्कृतिक धरोहर, डी अमृत महोत्सव। ठीक है। अब यहाँ पर जो सही विकल्प है बी है। ठीक है, मेरा गांव मेरी धरोहर। और एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये भी पूछ सकता है आपसे कि आप क्या होता है ना कि आप पढ़ने के चक्कर में कभी कभी कुछ माइनर चीज़ें छोड़ जाते हो। क्या होता है कि आप कई लोग तो बड़े ध्यान से पढ़ते होंगे चीज़ों को, जो ये आपके सामने जो PDF होगा उसको आप गौर से पढ़ते होंगे, लेकिन कभी हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए पेपर में पूछ सकता है कि किस मंत्रालय द्वारा भारत के गाँव का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर ऐप को लॉन्च किया गया? मंत्रालय पूछ लेगा, आप 4 मंत्रालय के नाम दे देगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपने संस्कृति मंत्रालय पर गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया होगा, तो दिए गए विकल्पों में आप वहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि मान लीजिए जो आयोग का ये मन है, जो पेपर सेट कर रहा है उसका यही मन है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सके, इजी बनाने की चाहत उसमें होगी, तो दिए गए मंत्रालय जैसे संस्कृति मंत्रालय का नाम दे देगा, शिक्षा मंत्रालय का दे देगा, कृषि मंत्रालय का दे देगा। ठीक है। तो ऐसे मंत्रालय का नाम दे देने के बाद भी आप प्रश्न को पढ़ने के बाद भी इसके सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो इनिशिएटिव हैं वे सिर्फ संस्कृति मंत्रालय द्वारा ही उठाए जा सकते हैं। राइट। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? द ईयर 2022 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एज विच इंटरनेशनल ईयर? तो यहाँ पर जो सही विकल्प है बी है, कारीगर, मत्स्य पालन और जलीय कृषि। अगला प्रश्न है, दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी? जारा रदरफोर्ड, कैरी पुरी,
एसी जैक्सन डी सैलिराइड, इंग्लिश जो है इसका मैं पढ़ देता हूँ, हु रिसेंटली बिकेम द यंगेस्ट वीमेन टू फ्लाई सोलो अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा जारा रदरफोर्ड हैं, जो 19 साल की हैं। बेल्जियम ब्रिटिश पायलट जारा ने दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला के रूप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उनका एयरप्लेन जो है 155 दिन बाद पश्चिमी बेल्जियम में उतरा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि इनसे पहले सबसे कम उम्र की महिला में देखें तो 2017 में अमेरिका पायलट शाइस्ता वेज जो हैं ये थी सबसे कम उम्र की महिला में 2017 ये शामिल थी। ठीक है, 30 वर्ष इनकी उम्र थी उस टाइम पे, 30 वर्षीय यह थी। लेकिन अब देखें तो जारा रदरफोर्ड हैं जो 19 साल की ही कम उम्र की जो महिला हैं, ये 19 साल है, बहुत ही ज़्यादा इनसे इनकी अपेक्षा तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ए होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक एंजल्स ऑफ कैलाश? सुबीरा प्रसाद, अशोक कुमार, रितेश कुमार, अमित कुमार। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा ए होगा, सुबीरा प्रसाद। ठीक है, बट यहाँ पर मैं आपको एक बुक का नाम और बताऊँगा, उसको आप ध्यान रखिएगा। वो बुक है कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 सभ्यता का संकट। कई लोगों के इसके लेखक के नाम पता भी होगा, संकट और समाधान। राइट, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। इसके जो लेखक हैं वो कैलाश सत्यार्थी हैं। यह पुस्तक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसका जो लोकार्पण है वो पूर्व CJI दीपक मिश्रा जी ने किया था, तो इस वजह से ये पुस्तक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी बात ये भी है कि जो कैलाश सत्यार्थी हैं वे नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी हैं। और ठीक है, तो ये इस वजह से ये पुस्तक इम्पॉर्टेंट है, आप इसका नाम याद भी रखिए। ठीक है, और वर्तमान में आप बताइए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमना है। चलो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारती एयरटेल में $1 बिलियन तक का निवेश करने की घोषणा की है? Which company has announced to invest up to $1 billion in Bharti Airtel of India Digitization Fund? फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, गूगल, एप्पल। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा गूगल होगा। ठीक है, गूगल ने भारत के अग्रणी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल में $1 बिलियन का निवेश किया है, जिसका उद्देश्य ये है कि भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का विकास करना, 5G उपयोग को बढ़ावा देना। तो आप ध्यान रखिएगा गूगल होगा। प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 टीकाकरण की पहली वर्षगांठ पर किसके द्वारा कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया? ठीक है, बाय हुम वाज ए पोस्टेज स्टाम्प ऑन कोविड वैक्सीन रिलीज्ड ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन? नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, वेंकैया नायडू, मनसुख मंडाविया। तो मनसुख मंडाविया ने भारत के राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ पर कोविड-19 वैक्सीन पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। पहली वर्षगांठ की तिथि देखें तो क्या है? तिथि है 16 जनवरी। राइट, 16 जनवरी 2022। 16 जनवरी 2021 को क्या किया गया था? टीकाकरण की शुरुआत हुई और इसकी जो पहली वर्षगांठ की जो डेट है वो 16 जनवरी 2022, और इसी डेट पर क्या किया गया? कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया। अब दूसरी बात ये भी है कि आपने तो देख लिया, ये मैं 4 विकल्प आपने देखा। अब आपके सामने प्रश्न वहाँ पर ये आ सकता है कि कोविड वैक्सीन पर एक डाक टिकट जारी किया गया। ऑप्शन में दे सकता है कि बताइए किसने जारी किया? गृह मंत्री ने किया, राइट, रक्षा मंत्री ने किया। लेकिन छोड़िए, ये तो बहुत ही ज़्यादा सरल विकल्प हो जाएंगे। मान लीजिए वहाँ पर दे दिया गया विकल्प आपको कि प्राइम मिनिस्टर ने किया, या प्रेसिडेंट ने किया, या वाइस प्रेसिडेंट ने किया, या हेल्थ मिनिस्टर ने किया। मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्वास्थ्य मंत्री, किसने डाक टिकट जारी किया? तो आप ध्यान रखिएगा, मनसुख मंडाविया एक हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो वहाँ पर दिए गए विकल्पों में आप यदि स्वास्थ्य मंत्री का नाम है, ये विकल्प में है, तो आप उस पर ही टिक करेंगे, और मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है,
अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत के स्टार्टअप राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है? विच सिटी हैज़ रिप्लेस्ड बेंगलुरु एज द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2021-2022? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। तो दिए गए विकल्प में सी सही होगा, दिल्ली। ठीक है। और स्टार्टअप होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि उद्यम के प्रारंभिक जीवन चक्र से संबंधित होता है स्टार्टअप। इसमें जो उद्यमी होता है वो वित्त पोषण हासिल करने के लिए आगे बढ़ता है, व्यवसाय की रूपरेखा तैयार करता है और व्यापार शुरू करता है। तो यहाँ पर राजधानी के रूप में किस शहर ने बेंगलुरु को स्थापित किया है? दिल्ली है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2021-22 में बढ़कर 14,000 से अधिक हो गई है। बंगलोर की जगह दिल्ली हो गई है, मालूम है, पढ़ ही लिया गया। भारत अमेरिका तथा चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। और एक बात खास मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अभी हाल ही में 3-4 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह घोषणा की गई कि अब 16 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। मैं ज़्यादा चीज़ों को विश्लेषित नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, विश्लेषण इसलिए नहीं कर रहा हूँ, जो आपके इम्पॉर्टेंट है, जो ये MCQ हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। साथ ही साथ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि ये व्याख्या में के साथ साथ आपको मालूम होना चाहिए, तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता देता हूँ आपको कि पता रहे, क्योंकि प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। ठीक है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021 द टोटल मैंग्रोव एरिया इन इंडिया इज़, तो ये वर्ग किलोमीटर में नाम दिए गए हैं, जैसे 4,792 है, 4,892 है। ठीक है, तो ये वर्ग किलोमीटर में है, आप देख सकते हो। जो सही विकल्प यहाँ पर है डी है, 4,992 वर्ग किलोमीटर भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र हैं। और आप ध्यान रखिएगा, वन स्थिति रिपोर्ट जो है भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित की जाती है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, 2 वर्षों पर प्रकाशित की जाती है। प्रश्न पूछ सकता है। ये ध्यान दीजिएगा कि देश के सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य या संघीय क्षेत्र कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल है प्रथम पे गुजरात है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आंध्र प्रदेश है। और आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि देश के सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित संघीय केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 विकल्प दे देगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप, ऐसे 4 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम होंगे। तो वहाँ पर आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर क्या करेंगे? टिक करेंगे। ठीक है। मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य देखें तो उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक हैं। राइट। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत किस देश से उन्नत हेरॉन ड्रोन खरीदा है? फ्रॉम विच कंट्री हैज़ द इंडियन आर्मी प्रोक्योर्ड द एडवांस्ड हेरॉन ड्रोन अंडर द इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट क्लॉज फॉर सर्विलांस कैपेबिलिटीज़? तो यहाँ पर 4 विकल्प है, अमेरिका, रूस, इजराइल, UAE। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा इजराइल होगा। ठीक है। भारतीय सीमा की सुरक्षा हेतु तैनात किया जाएगा, वो भी कहाँ? लद्दाख सेक्टर में। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गीता गोपीनाथ को किस संस्था द्वारा अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? IMF, वर्ल्ड बैंक, NDB, IRDA। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा IMF होगा। ठीक है, ये होगा। देखिए, मैं जब 2019 के प्रश्न पत्र को डिस्कस कर रहा था, जब मैं अपनी एक सीरीज़ शुरू किया था, उसमें मैं आपको बताया था, मैं उस सीरीज़ में बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट कैसे हो जाते हैं। वहाँ पर 2019 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था कि IMF के 9 प्रबंध निदेशक जो नियुक्त किए गए हैं वो कौन हैं? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा थी। मैं वहाँ पर बताया भी था आपको उस 2019 के क्वेश्चंस पेपर में डिस्कशन के दौरान। और साथ ही साथ ये भी बताया था कि हाल ही में गीता गोपीनाथ को IMF का उप प्रबंध निदेशक भी नियुक्त किया गया है। वहाँ पर मैं बताया था, और साथ ही में बताया था कि ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है। और यहाँ पर देखिए, यूपीएससी हिंदी की टीम के द्वारा जो ये तैयार किया गया है,
आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ करंट अफेयर्स है, उसमें भी आपसे ये पूछा गया है। वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, तो आप समझ सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ही नहीं बता रहा हूँ, जिन UPSC टीम के और भी जो अन्य सदस्य हैं, एम्प्लॉई हैं, वो जब इस तरह के प्रश्न बना रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रखता है ये प्रश्न, ठीक है। यदि आयोग के द्वारा जो पेपर बनाते होंगे, यदि उनकी नज़र में कहीं पर भी ये न्यूज़ आ गई सामने, तो पक्का है कि प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। अब है आयशा मलिक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली महिला है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को पहली महिला जज मिली हुई हैं, तो इसी वजह से आयशा मलिक से प्रश्न बन सकता है। वैसे ही मैगडेलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा बाजार की मांग के साथ कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए असीम पोर्टल लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय। डी विकल्प है ए एवं बी दोनों। असीम पोर्टल वाज लॉन्च बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री टू सप्लाई स्किल्ड वर्क फोर्स विद द मार्केट डिमांड? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा बी होगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। आप प्रश्न पढ़ने के दौरान यदि थोड़ा भी ध्यान देंगे तो मंत्रालय से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि प्रश्न को आप ठीक से पढ़ें तो उसमें ही सही विकल्प का रास्ता छिपा हुआ होता है। कुशल कार्यबल की आपूर्ति के लिए, तो कुशल आप बहुत होगा, ठीक है, कुशल बल। अब इन दो ऑप्शन के करीब जा सकते हैं। यदि आपने ठीक से पढ़ाई सिलेबस पढ़ा है तो आप इन दो कॉन्सेप्ट दिए गए विकल्प के नज़दीक मंत्रालय जा सकते हैं, और जो सही मतलब सही है वो बी है। अगला प्रश्न है, इतिहास में पहली बार पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान ने सूर्य के बाहरी वातावरण से होकर उड़ान भरी है। यह किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन है? फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री द पार्कर सोलर प्रोब स्पेस क्राफ्ट हैज़ फ्लॉन थ्रू द आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन। दिस इज ए मिशन लॉन्च्ड बाय बिच स्पेस एजेंसी? इसरो, सीनेस, जाक्सा और नासा। तो दिए गए विकल्प में डी सही है, नासा, ठीक है। ये नासा की पार्कर सोलर प्रोब मिशन ने अंतरिक्ष में पहली बार शुक्र ग्रह के सतह की तस्वीरें ली हैं। ये तस्वीरें शुक्र ग्रह की विशिष्ट भौगोलिक स्थितियों को उजागर करती हैं, राइट, तो यहाँ पर नासा है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गंगा एक्सप्रेसवे इन विच स्टेट? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है बी है। और साथ ही साथ मैं 2017 के प्रश्न पत्र को 2018 के प्रश्न पत्र पर जब मैं डिस्कशन कर रहा था, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम के जो भी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए थे 2018 में, मैं वहाँ आपको बताया था कि प्रश्न पूछा था वहाँ पर, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से निम्नलिखित में से कौन सा जिला आच्छादित उत्तर प्रदेश का नहीं है, ऐसे करके था। वहाँ पर 4 जिलों के नाम थे, उसमें से पूछा था कि कौन सा जिला पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से आच्छादित नहीं है। उसी दौरान जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन 2018 का कर रहा था, तब मैंने बताया था कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से फिर से प्रश्न पूछ सकता है, और पूछने का आधार मैंने ये वहाँ पर ये और भी एक प्रूफ के साथ बोला था कि 2018 में जो स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम है, उसमें पूछा गया था 2018 में कि उसमें भी पूछा गया था कि स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम से उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले आच्छादित हैं। 4 विकल्प दिए गए थे। फिर 2020 के क्वेश्चंस पेपर में आप देखेंगे पूछ लिया था कि स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले आच्छादित हैं, A, B, C, D, 9, 10, 11, 12 करके ऐसे दे दिया था। उसी तरह मैं आपको बोल रहा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से फिर से प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले आच्छादित हैं। विकल्प में उन ज़िलों के अब नाम न दे करके संख्या दे देगा, 9, 10, 11, 12, 15 ऐसे करके, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से 9 ज़िले क्या हैं, इससे आच्छादित हैं। और इसका जो उद्घाटन है 16 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, ठीक है। इस एक्सप्रेस वे की जो लंबाई है 341 किलोमीटर है,
और ध्यान रखिएगा, इस एक्सप्रेस वे के हवाई पट्टी को आपात स्थिति में भी वायुसेना के लड़ाकू विमानों को उतारा जा सकेगा। और इस एक्सप्रेस वे के निर्माण की कुल जो लागत है वो 22,500 करोड़ रुपए है। राइट, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा पिंक फोर्स का गठन किया गया है? पिंक फोर्स हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट टू टैकल क्राइम अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन एंड टूरिस्ट? तो यहाँ पर गोवा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश 4 ऑप्शन हैं दिए गए विकल्पों में। जो सही विकल्प है ए है गोवा। गोवा सरकार ने लोगों, विशेष रूप से पर्यटकों, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पिंक फोर्स का गठन किया है। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें केवल महिलाओं को ही शामिल किया गया है। ठीक है, इस स्पेशल पुलिस फोर्स में मुख्य रूप से अपराध की रोकथाम के साथ साथ महिलाओं, बच्चों और पर्यटकों की मदद करने के लिए 24 घंटे यह उपलब्ध रहेगी। भारतीय मूल के किस न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है? विच इंडियन ऑरिजिन जज हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द सुप्रीम जुडिशियल बेंच ऑफ साउथ अफ्रीका? नरेंद्रन जोड़ी, कोलप्पन, विवेक जोशी, राजीव आहूजा, निर्मल चंद्र बिज? तो जो सही विकल्प है वो ए है। ठीक है, नरेंद्र जोड़ी भारतीय मूल के हैं ये। अगला प्रश्न है, पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब? Which state government launched the Uttam Seed Portal with the aim of providing quality seeds with transparency? मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा, पंजाब? तो यहाँ पर दिए गए विकल्प में सी सही है, हरियाणा। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, हरियाणा सरकार द्वारा समर्पण पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है, जो शिक्षा, खेल, विज्ञान, कृषि आदि के क्षेत्र से शैक्षिक सेवा को बढ़ावा देता है। राइट, अगला प्रश्न है आपका, नवंबर 2021 में नवारा चावल को जीआई टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, नवारा राइस वाज ए गिवन जीआई टैग इन नवंबर 2021। इट इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट? असम, केरल, गुजरात, मणिपुर? तो यहाँ पर केरल है। राइट, और अन्य उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग देखें तो वड़ा कोलम चावल महाराष्ट्र, चिनूर चावल मध्य प्रदेश, जुड़िमा वाइन राइस असम। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो जीआई टैग है किसी उत्पाद को दिया जाने वाला है, एक विशेष टैग होता है। यह मुख्य रूप से कृषि, प्राकृतिक, हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादों को दिया जाता है। ठीक है, जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में निर्मित होते हैं और जिनमें निहित विशेषताओं का उस स्थान विशेष से गहरा संबंध होता है। राइट, तो इसे जीआई टैग कहते हैं। और आपको मैंने अभी बीच में एक वीडियो छोटा छोटा बना करके जो मैं अपलोड किया था उसमें भी बताया था कि कन्याकुमारी लौंग को भी क्या किया गया है, जीआई टैग दिया गया है। यह कन्याकुमारी जो लौंग है, कन्याकुमारी जिला है तमिलनाडु का, वहाँ पर इसका क्या होता है, उत्पादन होता है। राइट, अगला प्रश्न है, भद्राचलम को आईआरसीटीसी की रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है, यह किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिएगा, भद्राचलम पूछ सकता है और ख़ासकर इसलिए भी पूछ सकता है क्योंकि भद्राचलम को दक्षिण भारत का अयोध्या कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस आयोग यहाँ से प्रश्न बना सकता है। ऐसे जगहों से तो प्रश्न बनाना मतलब संभव ही है। तो भद्राचलम को दक्षिण भारत का अयोध्या कहा जाता है। आईआरसीटीसी की ओर से देखो अपना देश योजना के तहत रामायण सर्किट यात्रा के नाम से एक एसी डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन चलाई जा रही थी या चलाई जा रही है। ठीक है, उसमें किया क्या गया है कि जो भद्राचलम है उसको भी रामायण सर्किट ट्रेन में एक गंतव्य के रूप में जोड़ दिया गया है। और यह जो भद्राचलम है वो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दुनिया भर में तेलुगु भाषी लोगों, विशेष रूप से तेलंगाना राज्य के लोगों ने आईआरसीटीसी की रामायण सर्किट रेलगाड़ी में भद्राचलम को एक गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है। भद्राचलम हैज़ बीन एडेड एज ए डेस्टिनेशन इन आईआरसीटीसी रामायण सर्किट ट्रेन इन विच स्टेट इज़ लोकेटेड? शायद मैंने पढ़ा नहीं था, अब पढ़ दिया हूँ। कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, होयसल मंदिरों को वर्ष 2022 और 23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पर शामिल किया गया है। यह राज्य में स्थित है कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल? तो यहाँ पर कर्नाटक होगा।
ठीक है। होयसल टेम्पल्स हैव बीन इंक्लूडेड एज ए इंडियाज नॉमिनेशन फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर द ईयर 2022-2023। इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल। तो दिए गए विकल्पों में सही विकल्प ए है कर्नाटक। हाल ही में प्रकाशित किए गए पुस्तकों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? ठीक है। Which of the following is a correctly matched with respect to the recently published book Result United Nation in a Divided World? बान की मून। देखिए, जो बान की मून है संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव थे और इन्होंने अपने जीवन के जो अनुभव हैं, उनके जो सफलताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उन सभी चीज़ों अनुभव को इसमें शेयर किया है। सही है, सुमेलित है। बी है कुकिंग टू सेव योर लाइफ, अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी जो हैं इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज़ विजेता हैं। इस विजेता के बावजूद भी उन्होंने कुकिंग टू सेव योर लाइफ पर एक पुस्तक लिखी है, ये भी सही विकल्प सुमेलित है। बैचलर डैड तुषार कपूर एक अभिनेता जो अभिनेता के साथ साथ इन्होंने लेखक की भूमिका निभाई है और इस बुक में उन्होंने सिंगल फादर होने के सफ़र को शेयर किया है। मालूम हो 2016 में सरोगेसी के तहत ये सिंगल पिता बने थे। तो यहाँ पर जो दिए गए क्या हैं उपयुक्त, तो सभी विकल्प सुमेलित हैं, तो डी होगा। और प्रमुख पुस्तकें उनके लेखक के नाम है, इनको भी आप देख लीजिएगा। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, बिल गेट्स। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 या 25 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, रॉस्किन बॉन्ड। द मोंखो ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश, शांतनु गुप्ता। योगी आदित्य पर आधारित पुस्तक है, इसको जरूर देख लीजिएगा। द क्रिसमस पिग, जेके लॉरिंग। द लिटिल बुक ऑफ एंकरेजमेंट, दलाई लामा। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बुक जितनी भी इसमें दी गई हैं लगभग सभी महत्वपूर्ण हैं, इनके नाम तो ज़रूर याद करके जाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? विच स्टेट हैज़ ए टॉप इन द रिसेंटली रिलीज इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022? केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो दिए गए विकल्प में सी महाराष्ट्र सही है, ठीक है। भारतीय कौशल रिपोर्ट कौन जारी करता है? व्यू बॉक्स, ध्यान रखिएगा। 9वें संस्करण के उन राज्यों की सूची में महाराष्ट्र ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक है। ध्यान रखिएगा, इसकी जो विषय, जो थीम है वो है कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला OECM साइट घोषित किया गया है? Which of the following has been declared as India's first OECM site? तो यहाँ जो सही विकल्प है बी है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। देखिए, इस जो पहला मतलब जो इसे भारत OECM साइट घोषित कौन करता है? तो आप ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा OECM का टैग दिया जाता है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा OECM का टैग दिया जाता है और अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को दिया गया है। वजह इसमें ये है कि ये जैव समृद्ध, लेकिन ये क्या होते हैं, जैव विविधता से समृद्ध होते हैं, लेकिन इनका संरक्षण नहीं होता। जो संरक्षित नहीं है और जैव विविधता से परिपूर्ण है, समृद्ध हैं, उनको क्या दिया जाता है? OECM का टैग दिया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन कहाँ किया गया? झांसी, लखनऊ, सूरत, वाराणसी। बेयर वाज द कंट्री लार्जेस्ट ever drone show organized on the occasion of Amrit Mahotsav to mark 75 years of independence। झांसी, लखनऊ, सूरत, वाराणसी। तो लखनऊ है, ठीक है, जो सही विकल्प है वो लखनऊ है। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन किया गया।
लखनऊ में अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन हुआ। और लखनऊ में 1857 के प्रथम क्रांति की साक्षी बनी रेसिडेंसी में ड्रोन का मेगा शो कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपका ये है कि इस शो की थीम क्या थी। इस शो की थीम थी प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम, यानी सन 1857 से लेकर 1947 तक की गाथा रही। तो प्रश्न आपसे वहाँ पर पूछ सकता है कि थीम क्या थी। 1800 विकल्प में 1857 से लेकर के 1957 तक की गाथा रही। हाँ, फिर 1757 से लेकर के 1947 तक की गाथा रही। तो ऐसे करके विकल्प हो सकते हैं, तो आप वहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा। आप सही जो विकल्प चुनेंगे प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम, जिसे सन 1857 की क्रांति को कहा जाता है, से लेकर के 1947 तक की गाथा उसमें रही थीम में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर में आयोजित अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर्ड द ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। लखनऊ, वाराणसी, सूरत, अहमदाबाद। तो यहाँ जो सही विकल्प होगा बी होगा, वाराणसी। ठीक है, अखिल भारतीय। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों के 120 महापौरों ने भाग लिया और इसकी जो थीम थी ये इम्पोर्टेंट है, नए शहरी भारत। ये याद रखिएगा, राइट, नए शहरी भारत की थीम के साथ आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का आयोजन शहरी विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम। तो यहाँ पर सी होगा, नागालैंड है। साथ ही साथ यह जनजाति क्या बोलते हैं कि यह जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार, असम, इन राज्यों में भी पाई जाती है। ठीक है, कोन्याक जनजाति। और यहाँ पर देखें तो सशस्त्र बलों की गोलाबारी में नागालैंड के ओटिंग गांव में 14 नागरिकों की मौत हो गई, जिसमें राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कोन्याक शामिल थी। वे नागालैंड में सबसे उग्र योद्धा जनजाति में से एक के रूप में जाने जाते हैं। ये क्या करते हैं कि अपने जो इनके जो दुश्मन होते हैं उनका जो सर है धड़ से मतलब शरीर से अलग कर देते हैं। तो कोन्याक जनजाति है सबसे बड़ी जनजाति। तो ध्यान रखिएगा, नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, कोन्याक जनजाति है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हाइड्रोजन एनर्जी पॉलिसीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड चैलेंज हेल्ड। न्यू दिल्ली, लखनऊ, पुणे, इंदौर। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा क्या होगा, नई दिल्ली होगा, हाइड्रोजन ऊर्जा। ठीक है, उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में हाइड्रोजन ऊर्जा क्या होगी, हमारी ये प्रमुख ऊर्जा की स्रोत होगी, क्योंकि प्रदूषण रहित है। और आपको मालूम है कि COP26 जो सम्मेलन है उसमें प्रधानमंत्री द्वारा डीकार्बोहाइजेनेशन पर दृढ़ता दिखाई गई है, यानी भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा के 500 गीगावाट का लक्ष्य पूरा करने का वो रखा है। 2070 या 2017 या 2070 तक शून्य उत्सर्जन का भी लक्ष्य रखा है। तो इस सेंस में हाइड्रोजन ऊर्जा महत्वपूर्ण हो जाती है। और यहाँ पर जो सही विकल्प है वो ए है, नई दिल्ली। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। अकॉर्डिंग टू इंडिया फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2021, द फॉरेस्ट कवर इंडिया इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। ध्यान रखिएगा, प्रतिशत में है और प्रतिशत में ही संभावना होती है कि प्रश्न पूछे इस तरह से। वर्ग किलोमीटर में आयोग हो, कोई भी मतलब जो छोटी परीक्षाएं होती हैं, मतलब यहाँ मेरा ये है जैसे लेखपाल हुआ, ये सब हुआ, वहाँ पर वर्ग किलोमीटर में पूछ लेता है। लेकिन PCS हुआ या आपका UPSC, इन सब में क्या होता है कि ऐसे बचते हुए परसेंटेज में आपके विकल्प दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा सी होगा। ठीक है, 21% या 21.71%। वैसे ही उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण देखें तो वो कितना है, 6%, या कह सकते हैं कि 6.15%। ठीक है, और इसके बारे में वन स्थिति रिपोर्ट ये सब तो ऊपर भी आपने देखा ही, चर्चा हमने की ही।
अगला प्रश्न है कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है? हु हैज़ बीन चूजन एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2021 बाय कैम्ब्रिज डिक्शनरी? वैक्सीनेशन, प्रिजर्वेशन, परसिवियरेंस, पॉपुलेशन। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है सी है, ठीक है। और भी डिक्शनरी संस्था वर्ड ऑफ द ईयर नीचे दिया गया है, आप देख लीजिए, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वैक्स, और मैरियम वेबस्टर द्वारा वैक्सीन, कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा ऊपर आपने देख ही लिया परसिवियरेंस, और कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा NEFT, नॉन फंगिबल टोकन। अगला प्रश्न है भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंज्यूमर गुड्स कंपनी टू बिकम ए 100% प्लास्टिक वेस्ट नेचुरल कंपनी इन इंडिया? अमूल, डाबर, पतंजलि, गोदरेज। तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 2021-22 के दौरान 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे को पुनर्चक्रण कर इसने यह उपलब्धि हासिल की है। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव था डाबर का, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न बनने की यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश की पुलिस द्वारा स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस और शस्त्र ऐप को लॉन्च किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी पुलिस हैज़ लॉन्च्ड स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस एंड शस्त्र ऐप? महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो दिए गए विकल्पों में से जो सही विकल्प है बी है, दिल्ली है। दिल्ली द्वारा सरकार द्वारा क्या किया गया है कि भारी भरकम शस्त्र लाइसेंस बुकलेट की जगह आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक स्मार्ट कार्ड अपने पास रखना होगा। इसके लिए शस्त्र ऐप भी लाया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है WEF दावेस एजेंडा 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा P3 मूवमेंट की शुरुआत की गई। P3 से तात्पर्य है द P3 मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द WEF दावोस, ठीक है, दावोस एजेंडा 2022। व्हाट इज़ द मीन बाय P3? तो P3 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो पीपल्स प्लानट प्रोटेक्शन, प्रो प्लानट पीपल, प्रो प्लानट प्रोस्पेरिटी। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वो सी होगा, ठीक है। प्रो प्लानट मूवमेंट की शुरुआत की, ठीक है। ऐसे ही मिलते हैं, अब अपने आगे के वीडियो को चर्चा करेंगे अगले प्रश्न पर, मतलब अगले लेक्चर में आगे के प्रश्नों को देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।